बिस्मिल्लाह ताला। दोस्तों, खानज़ादा राजपूत बिरादरी की न सिर्फ बुज़ुर्ग शख्सियात बल्कि सरकर्दा शख्सियात, मुतहर्रिक शख्सियात के इंटरव्यूज़ का सिलसिला चौथे मरहले में दाखिल हो चुका है और आज मैं मौजूद हूँ मादर वतन सिंध के ज़िला टंडोवाला यार में। और टंडोवाला यार की एक इंतहाई मुतहर्रिक शख्सियत जो कि बुज़ुर्गों में से तो नहीं मगर मुझ जैसे लोगों के लिए मिशल राह है। और तंजीमों हों, तहरीकें हों, उनमें आपने अपना तंजीम साज़ी में और तहरीकों के अंदर अमल साज़ी में बहुत किरदार अदा किया है। और आज एक ख़ास सवाल के साथ मैं आपकी खिदमत में जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं तारुफ़ करा दूँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं वाजिबुल एहतराम रेस्पेक्टेड सईद खान खानज़ादा अल मारूफ़ चुन्नू भाई। चुन्नू खानज़ादा भाई, सईद खान खानज़ादा भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने वक्त दिया है और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। और एक ही सवाल कौम के न सिर्फ बुज़ुर्गान बल्कि नौजवान बिलखुसूस जानना चाहते हैं, मुझ समेत, कि खानज़ादा राजपूत बिरादरी के अक्सर मैंने लोगों को देखा कि किसी के नाम से पहले मलिक का लक़ब है, किसी के नाम से पहले राजा का, किसी के नाम से पहले चौधरी का और किसी के नाम से पहले नवाब का और पाँचवां लक़ब नंबरदार का। तो इन अलक़ाबात की वजूहात तस्मिया क्या हैं, अगर आप इस पर मुख्तसर रोशनी डाल सकें ताकि क्लैरिटी हासिल हो कि किसी को नवाब का टाइटल या चौधरी का लक़ब किस तरह मिला। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खानज़ादा ख़ुद एक लक़ब है, एक ख़िताब है। खानज़ादा की पहले वजह तस्निया बता दूँ। बिल्कुल। हमारे जद दो भाई थे, सांपरपाल और सुपरपाल। ये महाराजा लखनपाल की औलाद में से थे। जादूवंशी राजपूत थे। जादूवंशी राजपूत चंद्रवंशियों का वो ख़ानदान है जो हिंदुओं में बड़ा मुतबर्रिक है। मारूफ हिंदू अवतार जो हैं श्री कृष्ण जी, वो इसी वंश से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्हीं की वंश जो है वो जादू वंश कहलाती है। जादू, अब हम उसे उर्दू में जादू भी लिख देते हैं लेकिन लफ्ज़ है ये जादू। आइश। तो अल्लाह ताला का करम हुआ कि फ़िरोज़ शाह तुग़लक के दौर में तो राजपूत कबाइल जो भी थे, जो भी खानवादे थे राजपूतों के, वो मुसलमान होने से पहले भी, जैसे आपको नाम मिलेंगे टोडरमल वगैरह, ये वो दीगर लोग, वो मशहूर थे अपनी खिदमत, अपनी फ़ौजी खिदमत के हवाले से। तो बहादुर नाहर खान जो बाद में बने सांपरपाल और सुपरपाल जो छज्जू खान कहलाए मुसलमानों, तो ये दोनों भाई मेवात के इलाके पर हुकूमत करते थे, पहले भी करते थे, लेकिन बाकायदा डिग्निटी नहीं, एक चलती फिरती होती। फ़िरोज़ शाह तुग़लक के साथ इनका दरबारी रब्ता था। फ़िरोज़ शाह तुग़लक एक मरतबा शिकार के लिए आया तो शेर ने उस पर हमला कर दिया। तो दादा नाहर खान को जो है ना, वैसे तो तमाम हथियार ही चलाए जाते थे लेकिन उनको स्पेशलिटी हासिल थी बल्लम फेंकने पर। ऐसी बर्छी। इसमें एक मैं दोहा का एक वो भी सुनाऊंगा आपको। तो उन्होंने दूर खड़े हुए थे, अब उन्होंने देखा ये बादशाह पे हमलावर हो रहा है शेर, तो उन्होंने वहीं से बल्लम मारा उसको। अच्छा, बर्छी को उस वक्त बल्लम कहते हैं। बल्लम, नेज़ा। सही। तो वो जो मारा तो शेर को लगा, वो शेर ढेर हो गया। बादशाह ने खुश होकर बहादुर नाहर का खिताब दिया। अच्छा। और ख्वाहिश का इज़हार किया कि यार काश तुम मुसलमान होते। तो इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन अल्लाह ताला का करना ये हुआ कि कुछ वक्त के बाद हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि जितना इस्लाम हिंदुस्तान में फैला है ना, वो सूफिया चिश्त का बड़ा किरदार है उसमें, स्पेशली हज़रत नसीरुद्दीन चिराग़ महमूद। तो आप आए
आपकी तबलीग से दोनों भाइयों ने इस्लाम कबूल कर लिया। चिराग दहली कहा गया आप। हाँ, तो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। तो फिर बादशाह ने उसी खिताब को आपका नाम बना दिया, नार को खान का खिताब दिया, तो नार खान नाम हो गया। और सज्जू खान सुपरपाल जो थे वो अपने भाई से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, वो उनके साथ बिल्कुल हर वक्त जुड़े रहते थे। जी। तो उनको कहा जाता था ये इसका छज्जा है, यानी हर वक्त साहिबान की तरह इसके साथ है। तो आप देखें दादा नार खान ने भी जब तकसीम की ना, तो जिस तरह अपनी औलाद को हिस्से दिए, इसी तरह एक हिस्सा अपने भाई को दिया। अच्छा। आज हम लोग बहुत तकसीम का शिकार हैं, लेकिन ख़ानदानी सिस्टम को मजबूत रखने के लिए। और इस तकसीम का फ़ायदा ये हुआ कि नाहर खान के बाद भी देख लें आप, 200 साल तक ख़ानदान में हुकूमत रही, लेकिन कोई तकसीम नहीं हुई। कह जाएगी कि हुकूमत ख़त्म हो गई बाबर से जंग में, कनवाहा में, लेकिन वो जो सिस्टम बनाया था ना एक दूसरे के साथ मोहब्बत का, वो ख़त्म नहीं हुआ। सब मिलजुल कर आगे बढ़ते रहे। अब जो आपने पूछा है दीगर खिताबात का, मैंने 5 का पूछा। हाँ, अब मैं इसके बारे में ये बताऊं कि ये ज़रा मुतनाज़ मसाइल हैं। अब ये मसाइल मुतनाज़ यूँ हैं कि उर्फ़ आम में जो था मलिक अलाउद्दीन खान बहादुर नार खान के तीसरे नंबर बेटे थे, जिन्हें तिजारे की विलायत मिली थी। तिजारा तहसील, इसमें और भी दीगर गाँव आ जाते हैं। तो उनका खिताब जो था मलिक था, तो उनकी औलाद मलिक कहलाती थी। सही। बाज़ लोगों ने अपने नाम के साथ मलिक लगा आज भी लिया। लिखते हैं। इसी तरह इन्हीं भाइयों में से, स्पेशली बिरादरी के एक बड़ा नाम है। इन्हीं भाइयों में मलिक अरौद खान, जी। जिन्हें बिगड़े हुए लफ्ज़ों में अर्दो खान भी कहा जाता है, वो भी थे अरौद खान। उन्हें भी मलिक का वो था, लेकिन उनकी नस्ल में से किसी ने लगाया नहीं। अब नवाब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो नवाब हमारे यहाँ 2 घराने कहलाते हैं। एक तो नवाब कहलाते हैं, नवाब फ़िरोज़ खान का जो ख़ानदान या उनकी औलाद है, वो नवाब कहलाते हैं। दूसरे नवाब जुल्फ़िकार अली ख़ान, नवाब असद अली ख़ान, नगर वाले। बदकिस्मती से इनकी तारीख़ से कौम वाकिफ़ नहीं है। इन दोनों भाइयों के अगर आप कारनामे पढ़ेंगे ना, इनके नवाब असद के, नवाब जुल्फ़िकार वालों के, इनके इस घराने के, तो इन्होंने बड़ी जंगें की हैं। ख़ास तौर पर जब मराठों ने इस इलाके में कब्ज़ा कर लिया था, तो इन्होंने बहुत जंग की। तारीख़ में इनका जिक्र कम ही आता है, और लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। उल्टे सीधे अलकाब दिए गए। बिल्कुल। जिस तरह कोई बावला नगरिया कह देता है, ये वो उल्टे सीधे लफ्ज़ कहे जाते हैं। तो इसी तरह चौधरी, ये भी एक खिताब था जो हुकूमतों की तरफ से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ घरानों को दिया गया। और ये सिर्फ ये दिया नहीं गया, इसके साथ एक बाकायदा टाइटल दिया जाता था, बाकायदा एक लेटर दिया जाता था, और ज़मीनें भी मिलती थी। बहुत सारे लोगों के पास वो महफूज भी है। तो ये चौधरी का हो गया। राजा और नंबरदार रह गए। ठीक है। राजा जो हैं वो मोस्टली इंदौर के तकरीबन लोगों को राजा कहा जाता है। उनकी बेबाकी दिन वो भी थी, और और दिलेरी फिर की वो नस्ल चूँकि हसन खां की थी, घराना वो है उस हवाले से, तो वो राजा कहलाते हैं। इसी तरह जैसे चौधरी है, तो इसी तरह से नंबरदार भी एक इंतज़ामी तकसीम का वो था, क्योंकि बराह रास्त हुकूमत होती नहीं थी, मुख्तलिफ लोगों को जिम्मेदारियाँ दे दी जाती थी राजा की तरफ से। हाँ, राजा की तरफ से या बादशाह की तरफ से। बादशाह। तो फिर वो उन्हीं लोगों से बाजपूर्स होती थी, जी। और दीगर लोगों को वो खुद संभालते थे।
तो उन्हीं में चौधरी भी थे और उन्हीं में नंबरदार भी थे। एक वक्फे के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह। सईद खान खानज़ादा साहिब अल मारूफ चुन्नू खानज़ादा भाई हमारे मेहमान ख़ास हैं। एक वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में मसूद जमाल खानज़ादा। सईद खान खानज़ादा साहिब, आपने वजूहात तस्मिया हमें बयान कर दी। आखिर में नाज़रीन जानना चाहेंगे आपके वालिद गिरामी, आपके जद्द अमजद, आपके आबा व अजदाद के मुतालिक थोड़ा सा उस पर मुख्तसर रोशनी डालें। पहले तो ज़िमनन थोड़ा सा उसी में खिताबात वाले सिलसिले में अर्ज़ कर दूँ जी जी। कि हमें फ़ख्र जो है वो अपने मुसलमान होने पर और ख़ानज़ादा होने पर होना चाहिए। दीगर जो ये खिताबात हैं ये बहुत सी जगहों पर वजह तनाज़ा भी बन जाते हैं, तो इनसे ठीक है ख़ानदानों के हैं ये, लेकिन मजमूई तौर पर हम ख़ानज़ादा हैं और हमें वही इज्तिमाई सोच को रखना चाहिए। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, 1947 में आज़ादी के दौरान मेरे बुज़ुर्गों ने हिजरत की तिजारा से। मेरे दादा चौधरी मोहम्मद सिद्दीक़ खान, क्योंकि हमारा ज़मींदारी सिस्टम ज़्यादा था तिजारे में और तिजारा ज़रा शहरी आबादी थी, तो हमारे पास जानवर वगैरह थे, तो वो गांव में शहर में रहकर तो सर्वाइव करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। तो तिजारे के साथ ही कदीम महलात थे, तो हमारे बुज़ुर्गों में से किसी ने आकर वहाँ रिहाइश कर ली थी। तो वहाँ हमारे साथ दीगर लोग भी रहते थे, कुछ इंदौर के लोग आकर आबाद हुए थे, वो भी हमारे साथ वहीं रहते थे। तो चूँकि जानवर वगैरह रखते थे, जैसे बेहली, रथ, ये जो उस दौर में शादी ब्याहों में जाने के लिए इस्तेमाल होती थी, हमारे यहाँ होती थी। और फिर जैसे तिजारे में किसी के यहाँ बारात आती थी, तो बारात तो उस ज़माने में जानवरों पर ही आती थी, ऊँटों पर, घोड़ों पर, बैल या रथों में, तो वो कहाँ खड़ी हो। तो उसके लिए भी दो ही जगहें थी, या तो दूल्हा खान का नौरा था या फिर महलों में आ जाते थे। सही। तो हमारे यहाँ ये कि इंसानों के साथ साथ वो जानवरों को भी, हमारे खुद के भी जानवर होते थे, तो लोगों को घास वगैरह भी मिल जाता था जानवरों के लिए। तो दूसरा, मेरे बुज़ुर्गों का खुसूसी तौर पर ताल्लुक़ दीगर ख़ानज़ादों की निस्बत मेवात से ज़्यादा रहा। मेवात से मुराद ये कि इंटीरियर, जिसमें मेओ और दीगर कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ हमारा राब्ता दीगर ख़ानज़ादों की निस्बत ज़्यादा। ख़ास तौर पर मेरे नाना नंबरदार अफजल ख़ान अलमदी का, उनको तो मिनी राजा के तौर पर भी पहचाना जाता था मेओ में। अब भी अगर आपको किशनगढ़ के मेओ मिलेंगे ना, तहसील किशनगढ़ के, तो वो बहुत रेस्पेक्ट के साथ बात करेंगे। तो मजमूई तौर पर बड़ा, हम जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, हम एक दूसरे के लिए बड़ा इशार करने वाले लोग थे। लेकिन जो बातें मैं सुनता हूँ, मुझे आज उनमें से एक भी बात नज़र नहीं आती मौजूदा जनरेशन जी। जो मोहब्बतें हमने अपने दौर तक देखी, बुज़ुर्ग तो उसी पर सीखा होते थे कि यार इन लोगों में मोहब्बत नहीं है आपस में, हम में तो इतनी थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ तो हमारा सिस्टम ही बिल्कुल टूट चुका है। कोई खानज़ादा राजपूत बिरादरी को पैगाम देना चाहें आखिर में जी, इन नागुफ्ते हालात? हाँ, अब वो नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर शख्स का अपना अपना है, हर शख्स अपनी अपनी उसमें लगा हुआ है। इस दौर में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर लोग ज़मीनें बेच चुके हैं, हमारे ज़मींदारी से दूर जा चुके हैं, कारोबार की तरफ आए नहीं, मुलाजमतों पे भरोसा रखा। और मुलाजिम आदमी जो है ना, वो चाहे किसी भी पोजीशन का हो, वो हैंड टू माउथ होता है। कारोबारी आदमी के पास बड़ी विर्त होती है आगे बढ़ने की, वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम भी दिला सकता है, वो माशरे में भी अच्छा वो कर सकता है। बिरादरी के लोग दो चीज़ों पे तवज्जो दें। एक, तालीम को तालीम के तरीके से हासिल करें।
ये नहीं कि एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में, पास होने के बाद एप्लीकेशन के लिए भी अर्जी नवीस के पास बैठे हो, यार एक एप्लीकेशन तो लिख दो। तो ऐसी तालीम ना हो, तालीम हो, मेरिट हो। अगर आपके पास मेरिट है तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह कामयाबी मिल जाएगी। डिग्री ना हो, बिल्कुल, काबिलियत हो। दूसरी बात ये कि खुदारा कारोबार की तरफ आओ। बाज़ रिवायात के मुताबिक 9 हिस्से इस कारोबार में है और एक हिस्से में ज़मींदारी, मुलाजमतें, ये सारा कुछ इधर है। और वो हम देखते हैं कि आज जो लोग कारोबार में आए वो तालीम में भी आगे हैं, इसलिए कि तालीम पैसों की हो गई। हम लोग तालीम हासिल कर नहीं सके, पीछे रह गए। जो लोग कारोबार में आए उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। आप बगौर समात फरमाएँ, स्पेशली नौजवानों से मुखातिब हूँ कि बिरादरी की सरकर्दा और मुतहर्रिक शख्सियत ने आपको 2 मशवरे दिए हैं अपने पैगाम में। एक तो ये कि आप मेरिट को देखें, डिग्री पर ना जाएं, तालीम को हासिल करें। दूसरा, कारोबार की तरफ आएँ। इसी के ज़मन में मैं चाहूँगा आप पाकिस्तान के नाम भी कोई पैगाम दें, कौम आपको ये समात करे। पाकिस्तान के नाम ये कि पहले तो सबसे पहली बात तो ये कि खुदारा इस मुल्क की कदर करो, अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र करो। ये इंतहाई काबिल फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं, ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। मैं आज सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड देखता हूँ, जिस तरीके से लोगों में नफ़रत फैलाई जा रही है इदारों का बहाना लेकर, और वो नफ़रत बढ़ते बढ़ते मुल्क के ख़िलाफ़ जा रही है, तो मैं दस्त बस्त अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुदारा अपने पाकिस्तान होने पर फ़ख्र करो। ये एक असासा है, सरमाया है। इसकी बुनियादों में हमारे बुज़ुर्गों का खून शामिल है, कुर्बानियाँ शामिल हैं। इसमें ये कहना कि जी फलां का नहीं, कुर्बानियाँ जो दी गई हैं उसमें हर शख्स का हिस्सा है, चाहे हिजरत करके आने वालों का हो या मुकामी अफराद का हो, सब ने कुर्बानियाँ दी हैं। आपका इशारा इस वक्त मुल्क में मौजूद जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसकी तरफ है, और आप यही इशारा दे रहे हैं पाकिस्तानी कौम को कि किसी भी बुनियाद पर आपको इदारों के ख़िलाफ़ नहीं जाना। मैं समझता हूँ यही पैगाम है आपका। नहीं, इदारों से आपको गिला हो सकता है, लेकिन उस गिला का मकसद ये नहीं है कि आप उस नफ़रत को इतना आगे ले जाएं कि मुल्क के ख़िलाफ़ जाने लगे। बहुत शुक्रिया सईद भाई, आपने हमें वक्त दिया। मैं इंतहाई मशकूर हूँ। परचम को बुलंद करें मेरे साथ और हम नारा लगाएंगे आखिर में आपके शुक्रिया के साथ। मैं नारे से पहले आपका और खालिद मसूद भाई का बड़ा शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। पूरी टीम आ जाइए, तशरीफ लाए, ये परचम बुलंद करें हाथ में और हम नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, मादर वतन सिंध पाइंदाबाद।